दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज राय आज अपनी बात एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहानी बहुत ही छोटी है दोस्तों, लेकिन इस कहानी में इतना सार तत्व छुपा हुआ है, इतना मर्म छुपा हुआ है कि यह पूरे मनुष्य के जीवन को रूपांतरित कर सकती है। ठीक है, ये जो कहानी है भगवान बुद्ध की पाली में कही गई एक गाथा है, उसी का हिंदी रूपांतरण है दोस्तों। लेकर कहानी आपके साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध अपना अधिकांश वर्षा काल जो है बाहर से उपदेश देकर के श्रावस्ती में आकर के बिताते थे। अधिकांश वर्षा काल वो श्रावस्ती में बिताए हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही एक वर्षा काल में वो श्रावस्ती आने वाले थे और पूरे श्रावस्ती में ये बात घूम रही थी कि भगवान बुद्ध अपने बहुत अधिक भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती में आने वाले हैं। ठीक है, श्रावस्ती में एक किसान रहता था, उसको भी ये बात पता चली कि भगवान बुद्ध अपने बहुत सारे भिक्षुओं के साथ आकर के श्रावस्ती रुकने वाले हैं। भगवान बुद्ध आए और रुके भी। ठीक है, रुकने के बाद नित्य वो सुबह उठते थे और एक चलित ध्यान करते थे। भगवान बुद्ध नित्य सुबह उठ करके भगवान बुद्ध एक चलित ध्यान करते थे। ठीक है, वो जो किसान था, जिस मार्ग पे चलित ध्यान करते हुए भगवान बुद्ध जाते थे, उसी मार्ग के पास उसका खेत था जिसमें वो काम करता था दोस्तों। अपने खेत में वो सुबह काम कर रहा था और भगवान बुद्ध रास्ते से शांतिपूर्वक चलते हुए जा रहे थे। सहसा उसकी नज़र भगवान बुद्ध के ऊपर पड़ी और जब उसकी नज़र भगवान बुद्ध के ऊपर पड़ी, वो शांतिपूर्वक चलना, वो मधुर चेहरा देख करके वो मोहित हो गया और अपने हृदय से कहा कि आह, कितना शांत पुरुष जा रहा है। ठीक है, एक क्षण के लिए उसका हृदय भी विश्रांति को प्राप्त किया। अब उसे लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, ये करते हुए एक दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो क्यों न मैं भी चलूँ और जो उनके उपदेश हैं उनसे कुछ लाभान्वित हूँ। ऐसा विचार उसके भीतर होता है। ठीक है, और वह यह संकल्प करता है कि नहीं, एक दिन मुझे चलना है, यहाँ पे जाना है। अब जिस दिन उसे जाना होता है कि उनके पास चलेंगे, उनके पास रहेंगे, उसके मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है कि यदि हम भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और उनके मार्ग को अपनाते हैं, उनके साथ हम रहते हैं, और अगर हमारा मन नहीं लगता है, वो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं, तब हमारे जीवन का क्या होगा। अब एक संशय उसके भीतर हो गया। वो अपने हल को उठाता है, कंधे पे रखता है दोस्तों, और चला जाता है एक घने वृक्ष के पास और उस वृक्ष पे चढ़ करके हल को छुपा देता है और कहता है कि चलते हैं, यदि उनकी शिक्षाओं से मेरा परिवर्तन हुआ तब तो ठीक है, और नहीं परिवर्तन हुआ तो हल है, उतारेंगे और फिर ये खेत है, अपना काम करना चालू कर देंगे। यही विचार करके वो भगवान बुद्ध के पास जाता है और उपदेश देते हुए देखता है भिक्षु लोग बैठे होते हैं, अन्य नगरवासी बैठे रहते हैं, वहीं जाकर वह किसान भी बैठ जाता है। कुछ देर बैठता है, उपदेश जो चलता है चलता रहता है, फिर वहाँ से उठता है वो और बाहर निकलता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का कोई भी उपदेश उसके भीतर नहीं जाता है। वह बैठा तो है भगवान बुद्ध के पास, लेकिन उसके हृदय में जो उसकी कामना है वही चल रही है दोस्तों। उसके हृदय में ये भावना चल रही है कि मेरा हल कोई चुरा न ले, जो हल मैं वृक्ष पे रख के आया हूँ उसे कोई चुरा न ले, और यह भय उसे भगवान बुद्ध के पास बैठा हुआ है तब भी खाए जा रहा है। वहां से किसान उठा और चला गया वृक्ष के पास। वहां खड़ा होकर के हल को गौर से देखता है और देखने के बाद वो हल से बात करने हुए चालू करता है कि ऐ हल, तुम मेरे हृदय में इतनी कामना क्यों पैदा करते हो। मैं एक ऐसी जगह गया था जिससे मेरा जीवन रूपांतरित हो सकता था। तुम्हारे साथ तो मैंने आज तक जीवन जिया है और मेरी वृद्धावस्था आने को है। आगे जाकर के ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा और इस जीवन का कोई भी मूल्य नहीं निकलेगा, कुछ भी मैं नहीं जानूंगा। क्या तुमने देखा उस आदमी के भीतर कितनी शांति है, उसका चेहरा कितना मधुर है। ठीक है, तुमको ये बात समझ में नहीं आती है, तुम मुझको खींच लाए यहाँ तक। अब ये क्या करता है कि आत्मसंबोधन के द्वारा अपने आप से बात करता है और हल से बात करता है, और किसान मौन हो जाता है। मौन हो जाता है और वहाँ से वो वापस आता है। दूसरे दिन फिर वो अपने रास्ते पे जा रहा होता है और कुछ बौद्ध भिक्षु उधर से आते हुए किसान को देख लेते हैं और देखकर वो पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति कल तो आया था भगवान बुद्ध के पास, ठीक है, आज क्यों नहीं आया। किसान से यह प्रश्न पूछते हैं बौद्ध भिक्षु कि क्यों भाई, आज आप नहीं आए उपदेश सुनने के लिए। उस किसान ने कहा कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर गया हूँ, ठीक है, मुझे बोध ही हो गया है। अब ये भिक्षुओं को सुनकर के बहुत बुरा लगा कि हम 10 वर्ष से 15 वर्ष से भगवान बुद्ध के साथ हैं, ठीक है,
हमने कभी घोषणा नहीं की कि हमें बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, हमने कभी घोषणा नहीं की कि हम अरहत हो गए हैं। और ये किसान एक पल के लिए कल आया और घोषणा करता है कि ये बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। बुरा लगता है शिष्यों को। किसान को पकड़ करके लाते हैं भगवान बुद्ध के सामने। सारी पुत्र मौद्गल्यायन आनंद भी बैठे रहते हैं। सबको आश्चर्य होता है, आनंद को ज्यादा आश्चर्य होता है। सारी पुत्र और मौद्गल्यायन की स्थिति तो ऊपर हो चुकी थी, लेकिन अभी आनंद की स्थिति, वो अवस्था नहीं प्राप्त किए थे। तो आनंद को भी बुरा लगता है, क्योंकि आनंद तो प्रतिक्षण भगवान बुद्ध के साथ रहते थे कि अरे ये कैसे संभव है। जब बुद्ध के सामने उस किसान को लाया जाता है, भगवान बुद्ध किसान को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सचमुच ये बुद्धत्व को प्राप्त कर गया है। ये सही है कि कल यह मेरे पास आया था और मैं उपदेश दे रहा था तो बैठा भी था, लेकिन इसने बुद्ध से कुछ लिया नहीं। ये बैठा यहां बसरते था, लेकिन इसके दिमाग में, इसके हृदय में इसका हल ही वास कर रहा था। बुद्ध वास नहीं कर रहे थे, कोई उपदेश वास नहीं कर रहा था। इसके हृदय में इसका हल जो था, वही चिंता सताई जा रही थी कि कोई चुरा न ले। ठीक है, फिर वह वापस गया और इसके बाद एक जो सूत्र भगवान बुद्ध ने कहा, एक जो गाथा आनंद से कही, उन्होंने कहा कि आनंद एक बात आज जान लेना कि आत्म संबोधन से बड़ा इस जगत में कोई गुरु नहीं होता है। इस किसान ने आत्म संबोधन के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, या आत्म संबोधन के द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। एक ही क्षण में यह बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। किस मार्ग के द्वारा? आत्म संबोधन के द्वारा। और वही पाली भाषा में भगवान बुद्ध की गाथा है कि आत्म संबोधन से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है कि आत्म संबोधन से हम अपने जीवन को कैसे एक ही क्षण में रूपांतरित कर सकते हैं, अपने आप से बात करके। और एक किसान जो भगवान बुद्ध के पास तो जाता है, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुन पाता है, उसके मन में उसके अपने ही विचार चलते रहते हैं। लेकिन जिस क्षण वो आत्म संबोधन के द्वारा अपनी जो माया का पास है उसको काट देता है, उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है, उसी क्षण वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, तो ये होता है आत्म संबोधन। ये कथा मैं क्यों आपके सामने कहा हूं, इसका प्रयोग करके आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता को अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में। और आत्म संबोधन एक ही जगह नहीं है, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। और एक अष्टावक्र गीता है दोस्तों, उसमें एक गणिका की कहानी है इसी आत्म संबोधन पे। ये जान लीजिएगा कि गणिका रात में बेचैन हो जाती है, उसके हृदय में बहुत दुख होती है कि उसका प्रेमी आने वाला है, और रात बीतती चली जाती है, हृदय का संताप बढ़ता चला जाता है, जो काम की अग्नि है उससे वो जलने लगती है, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती है। जब रात पहर दोपहर और अधिक बढ़ने लगती है, तब उसके मन में एक विचार उठता है कि जितना संताप, जितना जलन मैं किसी दूसरे के लिए अपने हृदय में पैदा की, उतना ही जलन संताप यदि मैं मालिक के लिए पैदा करती तो मुझे तो परमात्मा मिल जाता। और उसी क्षण वह मुक्ति को प्राप्त करती है। यह अष्टावक्र गीता में है। क्यों? आत्म संबोधन के द्वारा वह गणिका भी एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त कर गई। दोस्तों, ठीक है, तो मतलब आत्म संबोधन अपने आप को मोटिवेट करने का कितना बड़ा मार्ग है। ये बात आज मैं ये कहानी सुनाने का मेरा नेतार्थ ये था कि बहुत से बच्चे बार बार हमको फ़ोन करते थे कि सर आत्म मोटिवेट, मतलब अपने आप को सेल्फ मोटिवेट हम कैसे करें। अब इस कहानी के सार तत्व को और आगे समझने का प्रयास करिएगा। आप देखते हैं अपने दोस्त मित्रों में, पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि एक लड़का 21 साल की उम्र में आईएएस टॉप कर गया। एक लड़का अभी इंटर क्वालिफाई किया कि वो आईआईटी में उसका मतलब टॉपर्स रैंक में एडमिशन हुआ है। ठीक है, ये कैसे होता है? अब आप समझते हैं कि ये कैसे होता है कि 21 साल में लड़का आईएएस टॉप कर गया। हमको समय ज़्यादा लग रहा है, कारण इसका क्या है? वही बात है कि आनंद भगवान बुद्ध के साथ हैं, 15 साल से बुद्धत्व को नहीं प्राप्त किए, और आत्म संबोधन के द्वारा एक किसान एक क्षण में बुद्धत्व को प्राप्त कर गया। हम जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी लड़का जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को निरंतर आत्म संबोधित करता रहता है कि मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मुझे कितने समय के भीतर ये लक्ष्य, इस गोल को प्राप्त करना है। और बार बार जब उसका मन कहीं दूसरी जगह भटकता है तो आत्म संबोधन के द्वारा फिर वो मन को खींच करके लक्ष्य पर लेकर चलाता है। ठीक है, वो काम हम नहीं करते हैं। और आत्म संबोधन के द्वारा वो कोचिंग भी नहीं जाता है, 7, 8, 6 महीने के भीतर वो आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा को टॉप करके चला जाता है, क्योंकि वो अपने आप से संबंध बनाता है, अपने आप को समझाता है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हमारा संबंध बाह्य जगत से तो ज़्यादा होता है, लेकिन अपने लक्ष्य से वो संबंध कम हो जाता है और आत्म संबोधन हम कर नहीं पाते हैं। और वो आत्म संबोधन रूपी सूत्र अपनी जेब में, अपने हृदय में रख कर आता है, और जब कभी वो दूसरे रास्ते पे जाने का प्रयास करता है तो फिर अपने आप को आत्म संबोधित करता है कि मैं किस लिए आया हूँ।
ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये कार्य जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लक्ष्य में मदद करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र बहुत बड़ी चीज है। अगर ये आपके ख्याल में रहती है तो आपके लिए समय कम लगेगा किसी भी कार्य को करने के लिए। एक सूत्र ये है आत्म संबोधन का। दूसरा सूत्र मैं एक संबंध पे बनाया हूं दोस्तों। ये दो बातें आप लोगों के फोन के अनुसार मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों का रास्ता आसान हो, तो ये संबंध पे मैं दूसरा सूत्र बनाया हूं दोस्तों। ये बहुत बड़ा सूत्र है संबंध भी। हमारा पूरा जीवन और ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये संबंध के ऊपर चलती है। बिना संबंध के ये नहीं चल सकती है। ठीक है, इनमें एक लय है, इनमें एक व्यवस्था है, इसीलिए तो प्रकृति और हमारा जीवन इतना अप्रतिम सुंदर लगता है। यदि यह लय, यह व्यवस्था ना हो तो यह सुंदरता भी जीवन की नहीं रहेगी, यह प्रकृति भी नहीं रह सकती है। इसमें एक व्यवस्था है, एक लय है, और जो किसके कारण होती है, संबंध के कारण होती है। एक वृक्ष हम देखते हैं दोस्तों, बड़ा होता है, ठीक है, वो बड़े होने के लिए सारी चीज, कैल्शियम जो भी चीज उसे चाहिए, जितना मिनरल्स चाहिए, वो कहां से लेता है, धरती के भीतर से। लेकिन बड़ा होने के बाद जब वो मरता है और धरती पे गिरता है तो सूक्ष्म जो जीव हैं उसे विघटित कर देते हैं, और पुनः वो जो सारी चीजें धरती से लिया रहता है किसको वापस कर देता है, धरती को वापस कर देता है। हुई ना एक व्यवस्था कि धरती से लेकर वृक्ष बड़ा होता है, मरता है, फिर धरती में विलीन हो जाता है, तो किसको वापस कर दिया, धरती को। हम जानते हैं कि सूर्य से ताप पैदा होता है। जब सूर्य से ताप पैदा होता है तो समुद्र का जल और पृथ्वी पे जो अन्य जगह तालाब और पोखरों में जल है वो वाष्प के द्वारा ऊपर जाता है। ठीक है, कुछ आप जानते हैं कि पर्वतों पे ग्लेशियर के रूप में रुकता है, और फिर वही जो बर्फ बन के ग्लेशियर के रूप में पर्वत पे रहता है फिर पिघलता है और नदी के रूप में कहां दौड़ना चालू करता है, सागर से मिलने के लिए। जो ऊपर पानी वाष्प के रूप में गया हुआ है वो बादल बनता है और फिर कहां आता है, वही नीचे आता है ना एक व्यवस्था कि फिर वो पूरा कर देता है। ठीक है दोस्तों, यह एक व्यवस्था है। आपको पता है कि करोड़ों किलोमीटर दूर ऊपर सूर्य है, और एक नन्हा पौधा धरती पे खिलता है तो खिलने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। सूर्य की रोशनी से इस नन्हे पौधे का क्या संबंध है, लेकिन है एक संबंध, एक व्यवस्था है कि वो जब प्रकाश आएगा तो इसके भीतर क्या होगा, अंकुरण होगा। एक व्यवस्था है ये। ठीक है, ये नेचर की एक व्यवस्था है दोस्तों। आप अगर इस नेचर को और ध्यान से देखेंगे तो इतना आपको आनंद आएगा कि कहे हद नहीं। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे पुष्प हैं जो कब खिलते हैं, जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, और कुछ ऐसे पुष्प हैं वो कब पुष्ट होते हैं, जब चंद्रमा का प्रकाश मिलता है। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि पुष्प भी जानता है कि हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए, और एक पुष्प जानता है कि हमको चंद्रमा का प्रकाश चाहिए। चंद्रमा कितने लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन एक पौधा उससे संबंध बनाए हुए है। जैसे कमल और कुमुदनी दो पुष्प हैं, दोनों के दो गुण हैं, दिखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों दो हैं। कमल को खिलने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो कुमुदनी रात में खिलता है, चंद्रमा के प्रकाश से खिलता है। जड़ी बूटियां रात में पुष्ट होती हैं, किसके प्रकाश से, चंद्रमा का प्रकाश शीतल प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था है। क्या कभी सूर्य 12 बजे रात को निकला है, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि एक सुंदर व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही हमारे जीवन में व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था को हम समझ लें तो पूरा जीवन ही आसान हो जाता है, पूरा पढ़ाई का सिस्टम ही आसान हो जाता है। ठीक है, इसी संबंध पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं। जैसे इसी संबंध से हमारा आध्यात्मिक जीवन चलता है दोस्तों, इसी संबंध से हमारा सामाजिक पारिवारिक जीवन चलता है, और इसी संबंध से शिक्षा और अध्ययन का भी जीवन चलता है। क्योंकि अगर संबंध से ही नेचर और हमारा जीवन चलता है तो ये सारे चीजों में प्रकट होगा, और यदि इसकी पहचान हो गई तो पूरा जीवन आसान हो जाता है दोस्तों। देखिए, हमको बात इस पे करना है लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा इधर कर देंगे आपसे, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये भी संबंध से चलता है। हम संबंध बनाते नहीं है, केवल दिखाते हैं। 24 घंटे में अगर 5 मिनट का संबंध भी मालिक से हमारा बन जाए तो हमारे लिए क्रांति पैदा हो सकती है, लेकिन 5 मिनट क्या, क्षण भर का संबंध भी नहीं बनता है जल्दी। ये संबंध दिखाते तो हैं कि हम आधे घंटे वो करते हैं, चाहे हम जिस धर्म से संबंधित हों, लेकिन हमारा संबंध नहीं मालिक से बन पाता है। ठीक है दोस्तों, कबीरदास का एक छोटा सा पद्य है आपके सामने, हम कहना चाहते हैं कि जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर ता दास का पला पकड़ सके कोई। कबीरदास ने कहा है कि जितना हमारा अनुराग हराम की चीज़ों से, संसारी चीज़ों से जितना हमारा लगाव होता है, उतना यदि मालिक से हो जाए तो यमराज भी हमारा गट्टा नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, लेकिन वो संबंध हमारा मालिक से नहीं होता है, वो दिखावे का एक संबंध होता है। दोस्तों, आप कभी समझे हैं कि संबंध, थोड़ा सा इस संबंध को जानेंगे तो बहुत बहुत आपको लाभ होगा इस संबंध से। जैसे मान लीजिए
कि एक दुष्ट व्यक्ति है जिससे आपकी नहीं बनती है, आपकी आलोचना करता है, आपकी शिकायत करता है, आपसे ईर्ष्या करता है। अब सोचने का प्रयास करिएगा कि एक दुष्ट व्यक्ति है जो आपकी आलोचना करता है, शिकायत करता है, आप मार्ग से यहां जा रहे हैं, वो व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ठीक है। थोड़ा से विचार करने का प्रयास करिएगा। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, आपसे 50 मीटर की दूरी पर वह व्यक्ति खड़ा है, लेकिन आप मार्ग से जा रहे हैं और जानते हैं कि वह व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे द्वेष करता है, ठीक है। लेकिन आप यहां हैं, आपके हृदय में जलन पैदा हो गई, आपके हृदय में भी ताप पैदा हो गया और आप अपने आप को असंतुलित कर लिए। किसकी वजह से? क्योंकि यह जो व्यक्ति है यह आपके प्रति बुरा सोचता है। आपने तुरंत बुराई से अपने संबंध को जोड़ दिया, प्लस कर दिया। तुरंत अपने संबंध को किससे जोड़ दिया? आपने बुराई से जोड़ दिया। और जब ही संबंध जोड़ा तभी आपके भीतर भी जलन पैदा होने लगी, क्योंकि उसने जो आपके प्रति किया है वो सारी चीजें आपको याद आने लगी और आपके भीतर एक तपन, एक जलन पैदा हो गई, ठीक है दोस्तों। अब जरा सोचिएगा कि आप किसी धर्म से मालिक के घर जाते हैं, जिस धर्म से संबंधित हो। मान लीजिए आप मूर्ति को ही मानते हैं और मूर्ति के पास आप पहुंचते हैं, ठीक है, और आप मानते हैं कि आपके परमात्मा में अनन्य गुण है, ठीक है, उनमें करुणा है, क्षमा है, प्रेम है, साहस है। आप मानते हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं वो अनंत गुणों के स्वामी हैं, ठीक है। तो क्या इनको देख करके आपके हृदय में लोगों के प्रति करुणा, प्रेम, क्षमा, बलिदान, त्याग, ऐसे गुणों की आवृत्ति होती है? नहीं होती है, क्योंकि यहां केवल आप पाषाण मानते हैं। और अगर एक दुष्ट व्यक्ति को आपने देखा तो उससे आपने संबंध को बना लिया, आपके भीतर परिवर्तन होने लगा, लेकिन यहां आप संबंध नहीं बनाते हैं। अगर यहां संबंध बन जाए जिस दिन, उस दिन आप जब मंदिर से वापस आएंगे, मस्जिद से वापस आएंगे, गुरुद्वारे से आप वापस आएंगे, आपकी चाल बदल जाएगी। लेकिन हम संबंध गलत जगह तो तुरंत बना लेते हैं, सही जगह हमारा संबंध नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। संबंध की इतनी बात है, एक नई गाड़ी आई हो तो आपके हृदय में इतनी खुशी होगी कि अगर उसे देखने जाएंगे तो जितने पल कदम चलते जाएंगे उतने पल वो गाड़ी की भावना आपके दिमाग में रहेगी। लेकिन एक मालिक के लिए फूल तोड़ने जाते हैं तो क्या ये भावना रहती है? क्या वो कदम चलने में वो भाव रहता है हमारे भीतर? वो संबंध नहीं रहता है। आप न आधे घंटे कोई करें क्रिया, एक पुष्प ही तोड़कर चढ़ा दें, लेकिन उस भाव से उस फूल को तोड़ते हुए जाएं तो आपके जीवन में क्रांति घटित होगी, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये संबंध भी उस प्रकार से हमको लाभ नहीं देता है। वैसे ही सामाजिक पारिवारिक जीवन है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम बचना चाहेंगे। हम आते हैं सीधे शिक्षा और अध्ययन पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे स्टूडेंट जुटे हुए हैं तो वो कहेंगे सर कहाँ चर्चा को लेकर जा रहे हैं, तो सीधे आइए हम अध्ययन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस संबंध के महत्व को देखते हैं। एक सेल्फ मोटिवेशन के विषय में पहली बात हो गई, दूसरी बात हम संबंध पे समझाने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए, हम पढ़ने के लिए जाते हैं, इलाहाबाद जाएं, दिल्ली जाएं, कोटा जाएं, हम इंटर पास किए हैं, आईआईटी के लिए जाएं, हम आईएएस की तैयारी के लिए जाएं, चाहे मेडिकल क्षेत्र की तैयारी के लिए, किसी की तैयारी के लिए जाएं, ठीक है। हम जब वहां पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो अब हमको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस कार्य के लिए हम आए हैं, क्या हमारा संबंध उससे है कि संबंध बाहर बन रहा है। अब ये ख्याल रखना है आपको। बस वहां पहुंचने के बाद आप जहां गए हुए हैं वहां आपको विचार अपने भीतर करना है कि जिस कार्य के लिए हम गए हुए हैं, क्या हमारा संबंध उससे संबंधित है। जिन जिन चीजों से मैं संबंध बना रहा हूं, क्या ये मेरे लक्ष्य के प्रति सहायता करेंगे या मुझे पीछे लाएंगे, ठीक है। अब जब आपका संबंध उन चीजों से बनेगा जो आपको पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो आपका मार्ग आसान हो जाएगा और कम समय में सफलता आपकी होगी। लेकिन होता क्या है कि हम जाते हैं, 10% तो हमारा संबंध रहता है उससे जो हमारा लक्ष्य है, और 90% हमारे जीवन का संबंध अन्य चीजों से हो जाता है। और जो ये 90% हमारे जीवन का संबंध अन्य चीजों से होता है, यही साल ब 10 साल खींचता हुआ चला जाता है। और जो लड़का जाता है 90% अपना संबंध अपने गोल के ऊपर बनाता है सारी चीजों से, कि वो गोल में कहां कहां से मदद करेंगी, वो साल भर या 1.5 साल 2 साल के भीतर वो उच्च पोजीशन पाकर के चला जाता है। और जो लड़का 90% संबंध बाहरी चीजों से बना लेता है, 10% अपने गोल के प्रति रहता है, वो फिर बहुत लंबा समय स्ट्रगल करता है। और बहुत ही एक कठिनाई जो है, अनुभव की बात आपसे बता रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल आप खुद अपने भीतर विचार करके देखिएगा कि हम संबंध किससे बनाते हैं, ठीक है। और जिससे हमारा संबंध बनता है उसको हम आसानी से जान लेते हैं। तो यदि हमारा संबंध अपनी किताबों से बनता है, अपने लक्ष्य से बनता है, तो उसके विषय में हम जानते हैं, ठीक है। आप सोचिएगा, एक व्यक्ति का बुराइयों से संबंध है, दुष्ट से संबंध है, गुंडागर्दी से संबंध है, तो न्यूज उठाएगा, पेपर उठाएगा, तो उसकी चेतना क्या ढूंढने का प्रयास करेगी? बुराई ही ढूंढने का प्रयास करेगी, ठीक है। और यदि आप तैयारी करते हैं, आपकी चेतना अगर अच्छे काम पे लगी हुई है, तो आप उसी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, लेकिन अच्छी बातों को आप ढूंढेंगे, ठीक है। तो हमारी जो चेतना है वो उसी को ढूंढने का प्रयास करती है जिससे हमारा संबंध होता है। ये जानने का प्रयास करिएगा। तो हम जहां जिस लक्ष्य के लिए जाते हैं वहां संबंध बनाएं,
ठीक है, उन्हीं चीज़ों से और आत्म संबोधन करते हुए चलें। ये दो मार्ग इतना बेहतरीन है आपके लिए कि इससे अच्छा विद्यार्थी के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप खुद इसे प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ठीक है। जब हम संबंध बनाते हैं दोस्तों तो हमारे भीतर आधार पैदा होता है और फोकस भी आता है, ठीक है। तब आधार और फोकस ये दो चीजें आती हैं। संबंध बनाते हैं तो सारी की सारी चीजें आसान होती चली जाती हैं। यदि बिना संबंध बनाए हम पढ़ते हैं तो वो चीज हमको आनंद भी नहीं देती है और बोझ जैसा काम करती है। जैसे आप समझने का प्रयास करिएगा, मान लीजिए कोई भौतिक वस्तु आपको प्राप्त होती है, मोबाइल प्राप्त होती है, अच्छे कपड़े आप लेते हैं, अच्छे जूते आप लेते हैं तो आपको आनंद मिलता है। या किसी से कुछ आप आलोचना पर चर्चा कर रहे हैं, घंटे भर 2 घंटे भर वो आपको आनंद देता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप 1 घंटे बैठ करके पढ़ते हैं और कोई ज्ञान की चीज आप जानते हैं तो आपके सर पे वो बोझ हो जाता है। अरे जो मूल है वो मुझे आनंद देना चाहिए तो वही मेरे सर पे बोझ हो जाता है। अगर वो बोझ रहेगा हमारे सर पे तो हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी। अगर हम नैनो प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं विज्ञान में और वो बोझ की तरह हमारे मस्तिष्क पे है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो संबंध नहीं है, वो एक भार हो जाएगा, हमारे ऊपर एक भार हो जाएगा और बड़ा कठिन जीवन हो जाएगा। लेकिन यदि सच में हम नैनो प्रौद्योगिकी को जानना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, तब ये कैसे चलेगा। अच्छा, नैनो स्तर पे पदार्थ की क्या अवस्था होती है, ये अपने आप से प्रश्न करेंगे कि नैनो स्तर पे पदार्थ का गुणधर्म ये होता है। अच्छा, जब ये गुणधर्म होता है तो ये क्या काम कर सकता है, तो आप सारे सिस्टम को देखेंगे, अंतरिक्ष रक्षा, पर्यावरण से लेकर के शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर कृषि से लेकर सामाजिक जीवन से लेकर सारे जगह तक आप उसको घुमा देंगे कि जब नैनो स्तर पे एक पदार्थ का गुणधर्म ये है तो इन सारे चीजों में कैसे कैसे काम कर सकता है, ठीक है। अपने आप एक संबंध बनाते चलेंगे। अच्छा, नैनो स्तर पे पदार्थ है तो ये मिलेगा कहां, इसे प्रयोगशाला में ही तैयार करना पड़ेगा। तब आपका विचार जाएगा, अच्छा भारत कहां किस किस प्रयोगशाला में इसके लिए कार्य कर रहा है, इसे याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। एक संबंध के हिसाब से ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए अपने आप को सूचना देने के तरीके को बदलिए, एक संबंध के हिसाब से बैठाएंगे तो एक लय, एक व्यवस्था उसमें बनेगी और हमारा मस्तिष्क उसे स्वीकार करेगा। क्योंकि पूरा जीवन संबंध पे चलता है तो हमारी जो स्मृति है, हमारी जो मेधा पावर है, वो भी संबंध पे ही काम करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां मैं एक सूत्र बनाया हूं, ठीक है, यहां देखने का प्रयास करिएगा। जैसे एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ठीक है, और यहां 8-10 लोग किसी बारात में गया है, उसका मित्र भी 8-10 लोगों के साथ खड़ा है। उसका मित्र आगे आया, इससे हाथ मिलाया, ठीक है, दोनों में हालचाल होने लगी। अब ये जो इसका मित्र है ये बताता है कि ये जो 10 लोग खड़े हैं इसमें जो ये हैं विनीत के भैया हैं। अब बता रहा है कि तुम्हारा जो वो हम लोगों का जो एक मित्र है विनीत, उसके ये भैया हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी मेमोरी कैसे काम करना चालू करती है। ये 10 लोग हमारे मित्र के साथ खड़े हैं तो 10-20 दिन में हो सकता है उनका चेहरा हमसे भूल जाए। लेकिन जब भी हमारे मित्र ने इन 10 में से एक के प्रति फोकस किया कि ये तो विनीत के भैया हैं, अब उस व्यक्ति का संबंध विनीत के द्वारा जुड़ा तो हमारी मेधा में वो ज्यादा अस्थायी हुआ, ज्यादा हमारी मेमोरी में वो अस्थायी हुआ। तो यदि हम संबंध ढूंढ करके सारी चीजों को बैठाना चालू करेंगे तो हमारी मेमोरी में अस्थायी रूप से बैठेगा। दोस्तों ये याद रखिएगा, आप एक बार इसे करके देखिएगा, एक बार करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन हम करते क्या हैं, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सबके लिए बता रहा हूं, चाहे लड़का वो इंटर में पढ़ता हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी करता हो। हम अपनी मेमोरी, अपनी मेधा पे चोट करते हैं, हम आराम से किसी चीज को आने नहीं देते हैं। जैसे न्यूटन कहता है, एक गतिविषयक दूसरा जो नियम है संवेग आवेग का, कि एक बैट्समैन अगर यहां बल्ले को किक करता है, तेजी से किक करता है, तो उसका संवेग धीमे धीमे कम होता जाएगा। मोमेंट एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, गेंद आकर अपने आप यहां रुक जाएगी, ठीक है। हमें उसका मोमेंट क्या होगा, समाप्त होता चला जाएगा, यहां आकर गेंद अपने आप रुक जाएगी। अगर मान लीजिए एक खिलाड़ी यहां खड़ा है, इसको कैच करता है, तो कैच करने के बाद अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। क्यों पीछे की तरफ खींचता है, क्योंकि जितना वो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देगा समय को, क्योंकि बाल तो अपने आप जाकर के एक समय जब बढ़ता जाएगा तो रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर खिलाड़ी खींचेगा तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो मोमेंट अपने आप कम होगा, उसे बल कम लगाना पड़ेगा, चोट कम लगेगी। लेकिन अगर सीधे यहीं वो बाल को डायरेक्ट रोक ले तो हाथ से बाल चोट लगने के बाद छूट करके नीचे गिर जाएगी। और यही खेल प्रश्नों के साथ होता है दोस्तों। हम सीधे अपनी मेमोरी में क्या करते हैं कि प्रश्नों को सीधे चोट कराते हैं, उसे बढ़ने के लिए आगे पीछे जगह नहीं देते हैं, इसलिए हमारी मेमोरी में स्थायी नहीं होता है, केवल वो चोट करता है।
ठीक है दोस्तों, अगर उसके साथ एक संबंध बनाकर चलते हैं तो अपने आप वो हमारी मेमोरी में अस्थायी हो जाएगा। जैसे यहां देखें, और ये संबंध आप कैसे बनाएं? जो चीज आपको पहले से याद है, अरे अब यदि आपको कोई डेट याद करनी है तो तुरंत मान लीजिए अभी कह दें कि ये डेट आपको याद करनी है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करें कि तुरंत देखें कि इस डेट से संबंधित मेरे जीवन में कोई संबंध है क्या, यह डेट हमको पहले से किसी प्रकार से बहुत गहरे से याद है क्या। अगर कहीं से याद है तो उसके साथ संबंध बना दीजिए, कभी नहीं भूलेगा। और जो आधार है उसके ऊपर किसी को रखने का प्रयास करेंगे तो तुरंत वो चीजें हमारी समझ में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कोई ना कोई संबंध तलाशने का प्रयास करिए। और दूसरी बात, एक बस अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि शरीर नहीं थकता है दोस्तों, मन थकता है। मन के जो परमाणु हैं, जब कार्य अरुचिकर लगता है तो वो टूट करके बिखरने लगते हैं, और शरीर को लगता है कि तकलीफ हो रही है, लेकिन थकता मन है। अगर वही कार्य कोई रुचिकर हमको लगता है तो पूरे शरीर और मन के परमाणु एक जगह क्रिस्टलाइज हो जाकर एक धारा में बहने लगते हैं, और घंटों घंटों हम बैठकर वो कार्य करते हैं, हमको थकान नहीं होती है। तो ये समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो हमारा कार्य है अरुचिकर तो नहीं है, इसे कैसे हम रुचिकर बनाएं, वो आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं कि हमारा क्लास जो है वो शिक्षा का है, लेकिन बीच बीच में जब मेरा 10 क्लास हो जाएगा तो एक मोटिवेशनल क्लास आपके लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।